वेलकम टू द क्लास। आज हम देखेंगे व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स। हम पहले ही ऑलरेडी जानते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है, उसको हम क्यों चेक करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल अगर हम एक शॉर्ट रिकैप लेते हैं व्यू सीरियलाइजेबल समझने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल में हम देख चुके हैं जब हम सीरियलाइजेबिलिटी क्यों चेक करते हैं। किसी भी पैरेलल शेड्यूल, जब हम कॉन्करेंट ऐसे पैरेलल शेड्यूल्स लेते हैं जहाँ पे बहुत सारे ट्रांजैक्शन पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, यानी T1 हो रहा है, साथ में ही T2 भी हो रहा है, T3 भी हो रहा है, इस तरह के शेड्यूल में क्या ये सीरियलाइजेबल है? यानी सीरियलाइजेबल होंगे तो क्या होगा, हमें फाइनली क्या देखना है, डेटाबेस कंसिस्टेंट रहना चाहिए। उसी के लिए हम सीरियलाइजेबिलिटी को चेक कर रहे हैं। चेक करने के लिए हमारे पास दो मेथड थे, एक था कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और दूसरा था हमारे पास व्यू सीरियलाइजेबल। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल समझने के लिए, इसको चेक करने के लिए हमने दो मेथड ऑलरेडी पढ़ लिया है। एक है स्वैपिंग और दूसरा है प्रेसिडेंस ग्राफ। ओके, अब इन दोनों मेथड से हमने ये फाइंड आउट किया था कि कोई भी गिवन शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं जब हमें लूप मिल जाता है। यानी जब हम प्रेसिडेंस ग्राफ बनाएं और हमें लूप मिल जाता है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हमें नहीं पता कि लूप आने की वजह से ये जो गिवन शेड्यूल है ये सीरियलाइजेबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। जब कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी नहीं प्रूफ हो पाती है देन वी गो टुवर्ड्स व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल, उसको हम चेक करते हैं। और उसके लिए हमें जो कंडीशन देखनी होती है वो होती है ये ब्लाइंड राइट। अब ब्लाइंड राइट किसको कहते हैं हम, जब T2 ने यहाँ पे देखो इस ट्रांजैक्शन ने ए की वैल्यू को रीड नहीं किया था, रीड किसने किया था, T1 ने, लेकिन इसने क्या किया, इसी रीड की हुई वैल्यू को, मान लो ए की वैल्यू T1 ने 100 रीड की थी, उसने कुछ भी मैनिपुलेशन अपना किया, T2 ने क्या किया, वही वैल्यू जो T1 ने रीड की थी उसी के ऊपर कुछ बिना रीड किए हुए अपडेट कर दिया। इसी को हम कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं ब्लाइंड राइट। अगर गिवन शेड्यूल में ब्लाइंड राइट एग्जिस्ट करता है तो फिर हम उसकी व्यू सीरियलाइजेबिलिटी चेक करते हैं। अब व्यू सीरियलाइजेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हमारे पास ये तीन स्टेप्स हैं। पहला होता है इनिशियल रीड, दूसरा फाइनल राइट एंड देन अपडेट रीड या इंटरमीडिएट रीड। एक एक करके हम तीनों समझ लेंगे। पहला क्या है, इनिशियल रीड, यानी कि सबसे पहला रीड किसने किया। अब यहाँ पे जैसे एक शेड्यूल है हमारे पास एस, एक है एस डैश, इन दोनों की हमें देखना है कि क्या ये व्यू इक्विवेलेंट है, यानी व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। इस एस का व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या एस डैश है, आर दे व्यू इक्विवेलेंट और नॉट। इसके लिए पहली कंडीशन चेक करनी है हमें कि क्या इनिशियल रीड सेम है। दिस मीन्स कि अगर हमारे पास वेरिएबल क्या है, ए वेरिएबल है हमारे पास, तो इसी के लिए हम चेक करेंगे कि एस में ए को रीड किसने किया। एस में सबसे पहला इनिशियल रीड यानी सबसे पहला रीड T1 ने किया है, और एस डैश में सबसे पहला रीड किसने किया है, इसमें भी T1 ने ही किया है, यानी कि इनिशियल रीड सेम है। सेकंड कंडीशन, एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो ये व्यू सीरियलाइजेबल नहीं होगा। सेकंड कंडीशन क्या है, फाइनल राइट, यानी ए वेरिएबल जो हम ले रहे हैं इस पे फाइनली जो पूरा शेड्यूल है एंड होने पे किसने राइट किया लास्ट टाइम। यहाँ पे देखो T3 ने राइट किया, यहाँ पे जो लास्ट ऑपरेशन है वो ये वाला राइट है, इसको किसने किया, T3 में। तो एस में T3 ने किया, एस डैश में भी T3 ने किया, ये भी सेम है। इंटरमीडिएट रीड, अब इंटरमीडिएट रीड किसको कहते हैं, यहाँ पे कोई है नहीं। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ देखो, ये है इंटरमीडिएट रीड, यानी कि T1 की वैल्यू जो भी राइट की हुई थी उसको वहां से रीड कर ले, राइट हो जाने के बाद, अपडेट हो जाने के बाद बीच में किसी दूसरे ट्रांजैक्शन ने किसी दूसरे ट्रांजैक्शन की लिखी हुई वैल्यू को रीड किया। अभी जब T2 रीड करेगा यहाँ पे तो इसको क्या वैल्यू आएगी, मान लो ए की वैल्यू यहाँ 100 थी, 100 के बाद उसने -50 कर दिया, तो अभी ए की वैल्यू 50 है। जब ये रीड ऑपरेशन होगा तो ये यही 50 वैल्यू रीड करेगा, इसी को कहते हैं इंटरमीडिएट रीड। अब इसमें हमें ये चेक करना है, वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, इसमें कोई इंटरमीडिएट रीड है नहीं तो ये भी ट्रू ही माना जाएगा। अगर होता तो हम चेक कर लेते कि इंटरमीडिएट रीड T2 ने अगर किया इसमें तो T2 ने यहाँ पे भी किया हो, दोनों शेड्यूल में अगर सेम इंटरमीडिएट रीड है तो भी वो ट्रू है। और ये तीनों कंडीशन ट्रू हो जाने के बाद हम कह सकते हैं कि बोथ द शेड्यूल्स आर व्यू सीरियलाइजेबल, यानी व्यू इक्विवेलेंट है इनका, तो ये सीरियलाइजेबल है। और वो कौन सा
पॉसिबल सीक्वेंस है सीरियलाइजेबल होने का, ये सीक्वेंस है जो गिवन है। इसमें सबसे पहले एग्जीक्यूशन हो रहा है T1 का, देन T2, देन T3, यही हमें निकालना होता है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको सीरियलाइजेबल एक कोई शेड्यूल दिया हो जो पैरेलल हो, जैसे कि यहाँ पे एस है, और आपसे पूछे कि इसका व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल बताओ, तो उसमें क्या करना होता है, हमें 1 2 3 हो सकता है, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 1 3 2 या 2 3 1, 2 1 3, 3 2 1, 3 1 2, ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को आपको चेक करना पड़ेगा ऐसे एक एक करके। जैसे ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, अगर ये इक्विवेलेंट नहीं होता है तो ये वाला नहीं हुआ, नेक्स्ट वाला चेक करो, नेक्स्ट वाला चेक करो, ऐसे आप चेक करते जाओगे, तो ये n फैक्टोरियल हो जाता है आपका नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, विच इज अ लेंथी प्रोसेस। इसीलिए हम कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल प्रूव करना ज्यादा इजी है इन कंपैरिजन टू व्यू सीरियलाइजेबल। अब अगर हमें वहीं तक आंसर मिल जाता है तो वी आर गुड टू गो, अगर नहीं मिलता है देन वी कैन चेक, वी हैव टू चेक फॉर व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल। तो ये क्लियर हो गया होगा अभी आपको कि व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स क्या होते हैं। उसको हम एक बार फिर मैं रिवाइज करवा रही हूँ। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी पहले हम चेक करते हैं थ्रू स्वैपिंग, या फिर या तो हम स्वैपिंग के थ्रू चेक करेंगे, या फिर हम चेक करते हैं प्रेसिडेंस ग्राफ बना के। अगर वहां लूप नहीं आता है तो फिर इन डिग्री के हिसाब से, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी एक पॉसिबल सीक्वेंस में हम उसको इन डिग्री 0 के हिसाब से ब्रेक कर लेते हैं, और कुछ ऐसा सीक्वेंस हमारे पास आ जाएगा, जो आएगा वो ही ऑर्डर हमारा सीरियलाइजेबल शेड्यूल में कन्वर्ट होने का होगा। अगर यहाँ पे लूप मिल जाता है, जब लूप मिल जाएगा तो हम जाएंगे व्यू सीरियलाइजेबिलिटी चेक करने के लिए। व्यू सीरियलाइजेबल में हम ये 3 कंडीशंस होंगी जिसको चेक करेंगे कि फाइनल रीड क्या है, इनिशियल रीड क्या है, फाइनल राइट क्या है, और इंटरमीडिएट राइट क्या है। तीनों अगर इन दोनों शेड्यूल में इक्वल होता है तो ये गिवन शेड्यूल जो है वो व्यू सीरियलाइजेबल है, अदरवाइज नहीं है। ये हो गया सीरियलाइजेबिलिटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रिकवरेबिलिटी का। रिकवरेबल मीन्स क्या शेड्यूल जो है वो कभी फेलियर हो जाए, सिस्टम क्रैश हो जाए, और चल रहा था हमारा ट्रांजैक्शन, एग्जीक्यूशन चल रहा था, इन बिटवीन कुछ भी ऐसा हो गया जिसकी वजह से हमारा ट्रांजैक्शन रुक गया, तो क्या वो शेड्यूल, ये जो भी ट्रांजैक्शन चल रहा था या जो डेटा था हमारा, वो रिकवरेबल है। अगर हम यहाँ पे देख के चले हैं कि हाँ हमारा सब कुछ चेक कर लिया था हमने, अभी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी चेक करके हमने कह दिया कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये चल सकता है, ये सीरियलाइजेबल है, तो ये डेटा को क्या रखेगा, कंसिस्टेंट रखेगा, ये हमने एश्योर किया। उसके बाद उस ट्रांजैक्शन को हमने या शेड्यूल को हमने चलाना, रन करना शुरू किया। अब ये एक, मान लो ये तो दिखने से ही आपको दिख रहा है कि ये सीरियल शेड्यूल लिखा हुआ है, बट अगर ये हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो क्या ये गारंटी है हमारे पास कि ये रिकवरेबल शेड्यूल होगा? क्या 100% हर केस में ये शेड्यूल अगर हमने रन किया तो वो रिकवरेबल होगा? 100% ये श्योरिटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई भी एक ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, जैसे यहाँ पे एक इंटरमीडिएट रीड है यहाँ पे, यानी कि इसको हम जो भी इसको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट रीड, जो कि अपनी वैल्यू को एक एक दूसरे ट्रांजैक्शन की अपडेट की हुई वैल्यू को रीड कर रहा है, इसको कहते हैं हम डर्टी रीड। ठीक है, अब ये डर्टी रीड क्यों है? क्योंकि इसने एक वैल्यू को गलत रीड किया है। जिसने गलत क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि मान लो अभी आगे हम देखते हैं इसको, ये ट्रांजैक्शन T1 ने एग्जीक्यूशन शुरू किया, वैल्यू थी ए की 100, मान लो इसने कुछ राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया, ए -20 कर दिया, तो अभी ए की वैल्यू हो गई 80। अब ये ए की वैल्यू 80 थी, इसने डर्टी रीड किया, यानी ए की वैल्यू को यहाँ से रीड कर लिया, इसने डेटाबेस से तो रीड नहीं किया था, इंटरमीडिएट है, इनिशियल रीड नहीं किया था इसने। अब ये जब डेटाबेस से एक राइट हो जाने के बाद रीड कर रहा है, यानी इसने वैल्यू उठाई कौन सी, ए की 80। इसने अपनी कैलकुलेशन कुछ परफॉर्म की, 80 प्लस 20 या 80 माइनस 20 कर दिया, अब वैल्यू हो गई 60। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल एग्जीक्यूशन चला, उसके बाद इसने कमिट कर दिया। कमिट हो जाने के बाद यहाँ आ गया कुछ फेल, सिस्टम फेल हो गया, फेलियर हो गया। अब फेलियर के बाद क्या होगा, इसका कमिट तो रह गया। अब जब कमिट नहीं हुआ और सिस्टम फेल हो गया, तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब एटॉमिसिटी होती है ट्रांजैक्शन में, या तो वो पूरा एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज होता ही नहीं है, रोल बैक हो जाता है।
तो जब ये रोल बैक होगा तो इसने जो वैल्यू जो भी मैनिपुलेशन किया था 80 उसको उसने क्या कर दिया वापस से डेटाबेस में जाके 100, जबकि T2 जो कमिट करके वैल्यू आया था वो क्या थी 60। अब ये क्या है इनकंसिस्टेंसी। तो ये क्यों होती है, ये जो डर्टी रीड हुआ, जब डर्टी रीड होता है और कमिट का जो सीक्वेंस है वो ऐसा रहता है जिससे हमें इनकंसिस्टेंट हो जाए डेटा, तो वो शेड्यूल जो है या वो जो डेटा है या ट्रांजैक्शन है वो रिकवरेबल नहीं होते। वो शेड्यूल्स उन शेड्यूल्स को हम कह सकते हैं कि दे आर इरिकवरेबल शेड्यूल। ऐसे केस में अगर कुछ फेलियर हो जाता है और कमिट करने के बाद एक डेटा को हम वापस से रिकवर नहीं कर सकते, तो वो तो उसने 60 है उसको पता नहीं होगा पहले कि पहले 100 था या क्या था, तो इस डेटा को हम रिकवर नहीं कर सकते हैं और इसीलिए ये शेड्यूल क्या हो जाएगा, इरिकवरेबल शेड्यूल हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम होती है रिकवरेबिलिटी की। इसको हम रिकवरेबल शेड्यूल्स को हम आगे टाइप्स पढ़ेंगे इसके, इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला है कैस्केड शेड्यूल, दूसरा कैस्केडलेस और तीसरा स्ट्रिक्ट। कैस्केडलेस क्या होगा, अब इसको पहले एक एग्जांपल से और क्लैरिटी से समझ लो, फिर हम उसके टाइप्स पे जाएंगे। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें कि ये जो शेड्यूल है हमारा ये कैसे सही से बिना फेल हुए कैसे चल सकता था, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने इसका सीक्वेंस यानी जो ये सीक्वेंस है हमने क्या रखा था T1 और T2 था हमारे पास, इसमें राइट ऑफ ए, रीड ऑफ ए, देन राइट ऑफ ए, और उसके बाद हो रहा था यहाँ पे रीड ऑफ ए, राइट ऑफ ए। अब पहले ये कमिट करता बाद में ये कमिट हो रहा होता, तो क्या होता, अगर मान लो सिस्टम यहाँ फेल हो जाए तो दोनों रोल बैक हो जाएंगे। सिस्टम अगर यहाँ फेल होता है तो जो वैल्यू इसने ली थी वो अपनी पहली वाली कमिट हुई है, दूसरी वाली को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इंटरमीडिएट जो उसने राइट रीड किया था वो गलत रीड नहीं होता, क्योंकि इसने अपनी वैल्यू को जाके डेटाबेस में अपडेट कर देना है जैसे ही कमिट हो जाना है। तो ये जो रिकवरेबल बनाने का क्या इसका कॉन्सेप्ट है कि जो भी डर्टी रीड कर रहा हो यानी इंटरमीडिएट रीड जिसने किया था वो अगर बाद में कमिट करता तो पॉसिबिलिटी थी कि ये रिकवरेबल होता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि कमिट पहले कर लिया इसने इसलिए ये इरिकवरेबल हो गया। फॉर एग्जाम्पल इसको समझो, अगर कि हम किसी की कॉपी से कुछ कॉपी करके लिख रहे होते हैं, तो एक स्टूडेंट है उसने किसी की कॉपी से कुछ कॉपी किया और कॉपी करने के बाद उसने अपनी शीट को पहले सबमिट कर दिया और जिससे कॉपी किया था वो अभी भी लिख रहा है, तो उससे क्या होगा कि मे बी हो सकता है कि बाद में उसने कुछ चेंजेस कर दिए, तो क्या वो जिसने कॉपी करके लिखा था उसकी कॉपी में वो रिफ्लेक्ट होगा, नहीं होगा। तो करेक्ट सिनेरियो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए था कि जिससे कॉपी किया है अगर वो पहले सबमिट कर देता तो जिसने कॉपी किया है वो कोई भी करेक्शन जो पहले इंसान ने किया है, पहले स्टूडेंट ने किया है, वो अपने पे रिफ्लेक्ट कर सकता था, वो उसके पास ये चांस होता, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस उसने उल्टा कर दिया। सेम चीज यहीं पे थी कि जिसने कॉपी किया था अगर वो बाद में कमिट करता, यानी कमिट मीन्स अभी आप समझो कॉपी सबमिट करना, तो अगर ये बाद में सबमिट करता बाद में सबमिट करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस अगर होते, फेलियर हो जाता, कुछ भी होता, वो इस वाले शीट में रिफ्लेक्ट कर सकता था, लेकिन पहले कमिट कर देने से क्या होगा, वो नहीं कर पाएगा और कंसिस्टेंसी आ जाएगी और शेड्यूल इरिकवरेबल हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है रिकवरेबिलिटी का। अब आप इस एग्जाम्पल से इसको अच्छे से याद भी रख सकते हो। 3 टाइप्स हमने क्या बोले रिकवरेबल बिलिटी के होते हैं, एक कैस्केडलेस, एक कैस्केड होगा, एक कैस्केडलेस और एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कैस्केड, यही आप यहाँ पे कैस्केड को तो आप यहीं पे समझ सकते हो। अब जैसे मान लो यही जो अभी हमने एग्जांपल लिया है कि किसी की कॉपी से कॉपी किया किसी स्टूडेंट ने किसी एक स्टूडेंट की कॉपी से, अब ये 3-4 लोगों ने कॉपी कर लिया या पूरी क्लास में जितने भी बच्चे आसपास बैठे थे 4-5-6 बच्चों ने एक ही कॉपी से कॉपी कर लिया। अब अगर वो मेन जिससे कॉपी की गई है उसने कोई भी डेटा चेंज किया तो उसकी वजह से नेक्स्ट ने चेंज किया, उसकी वजह से नेक्स्ट ने चेंज किया, तो ये क्या होगा, ये एक के बाद एक के करने की वजह से बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे सबकी शीट्स में। वैसे ही अगर मान लो कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, यहाँ पे T3 T4 बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, फिर यहाँ पे इसका डर्टी रीड होता, कुछ रीड ऑफ ए कर लिया, इस रीड को इसने रीड ऑफ ए कर लिया,
अब यहाँ पे मान लो यहाँ फेलियर हो गया, तो इसकी वजह से ये रोल बैक करेगा, इसकी वजह से ये रोल बैक करेगा, इसकी वजह से ये रोल बैक करेगा। ये क्या हो गया, कैस्केड रोल बैक्स हो गए, एक के बाद एक के बाद एक। तो ये वाला टाइप जो होता है वो कैस्केड होता है। कैस्केड लेस मीन्स ऐसा बनाए हम कि ये ना हो। तो ये क्लैरिटी से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।